राम राम दोस्तों, यूट्यूब चैनल भीखाराम डैडान पर आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था नल पुराण इतिहास, और नल पुराण इतिहास के मैं 13 एपिसोड आपकी सेवा में सुना चुका हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए मैं नल पुराण इतिहास के 14वां भाग लेकर के आया हूं। तो 14वां भाग सुनने से पहले हम 13वें भाग पे चलते हैं कि 13वां भाग में हमने आपको बताया हमारे चैनल के माध्यम से कि राजा प्रथम और रानी मंजा 60,000 की सेना लेकर के गंगा घाट पर स्नान करने के लिए चले जाते हैं। स्नान करने के बाद में रानी मंजा गंगा में भ्रमण करने के लिए नाव पे बैठ के चली जाती है, और इधर को सभी गढ़ों से सभी राजा आए हुए थे। फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवती भी नाव में बैठ करके गंगा में घूमने के लिए चली जाती है। फूल सिंह पंजाबी की सरवती बेटी और रानी मंजा की दोनों नाव आपस में टकरा जाती हैं, उनके विवाद हो जाता है, और सरवती जाकर के अपने पिताजी को भड़का देती है। तो बेटी की बात को मान करके फूल सिंह पंजाबी और राजा प्रथम के बीच में, दोनों के बीच में विवाद बढ़ जाता है और लड़ाई चालू होने की संभावना हो जाती है। यहाँ तक आपने हमारे पिछले भाग में कथा सुनी। तो दोस्तों, अब यहाँ से आगे का प्रसंग चालू करते हैं कि राजा प्रथम अपनी सेना को आज्ञा देता है कि तुरंत जवान अपने अपने हथियारों को लेकर के और अपने अपने घोड़े पे सवार होकर के, पैदल यात्री अपनी भालाओं को लेकर के, जो रथ वाले हैं रथों को लेकर के, और हाथी वाले हैं जो हाथियों को लेकर के अपनी सेना को तुरंत तैयार किया जाए। इधर को फूल सिंह पंजाबी भी अपनी सेना को आदेश देता है कि राजा प्रथम नरवरगढ़ के राजा हैं, उनको हमें बंदी बनाना है, उससे युद्ध करना है, तुरंत सेना तैयार की जाए। तो दोस्तों, कंपिलगढ़ के राजा फूल सिंह पंजाबी भी अपनी सेना को सजाता है, और नरवरगढ़ के राजा प्रथम भी अपनी सेना को तैयार कर लेता है। दोनों सेनाएं मैदान में आ जाती हैं, और दोनों सेनाओं के सेनापति अपनी सेना को सजाए हुए मैदान में डटे हुए हैं, अपने अपने राजाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि महाराज कब हुक्म दें और कब हम लड़ाई चालू करें। इधर को फूल सिंह पंजाबी और राजा प्रथम दोनों अपनी अपनी सेनाओं को आदेश दे देते हैं कि आक्रमण किया जाए। तो दोस्तों, प्रसंग ध्यान देने योग्य है, वीर रस का प्रसंग है कि राजा प्रथम की सेना और फूल सिंह पंजाबी की सेना दोनों के बीच में युद्ध चालू हो जाता है। रथ वाले आपस में रथ वाले सैनिकों से लड़ते हैं, हाथी पर जो सवार सैनिक हैं वो आपस में दोनों सेनाओं के हाथी वालों से लड़ते हैं, और जो घोड़े पे सवार हैं वो आपस में घोड़े वाले सैनिकों से लड़ते हैं। इस तरीका से धर्म का युद्ध चालू हो जाता है। दोस्तों, मारो काटो घोर संग्राम होता है। खट खट तेगा चल रही है, छबक छबक तलवार चल रही है, और आपस में सैनिक एक दूसरे की सेना को काट रहे हैं, मार रहे हैं। युद्ध चलता रहा, 2 4 5 घंटा बीत जाते हैं। दिन का तीसरा फेर हो जाता है। दिन का तीसरा फेर हो जाता है तो प्रथम नरवरगढ़ के राजा कोई साधारण इंसान नहीं थे, बहुत बड़े राजा थे और सेना भी बहुत थी। लेकिन फूल सिंह पंजाबी की 1 लाख की सेना थी, और राजा प्रथम की 60,000 की सेना थी। 60,000 की सेना होते हुए भी राजा प्रथम फूल सिंह पंजाबी से हार नहीं मानते हैं, और पीछे को फूल सिंह पंजाबी की सेना को हटा देते हैं। धीरे धीरे फूल सिंह पंजाबी की सेना अपने मन में हार मानती हुई धीरे धीरे
पीछे को हटने लग जाती है और नरवरगढ़ के राजा प्रथम की सेना धीरे धीरे उसके ऊपर हावी होती जाती है, धावा बोलती जाती है और अपने दुश्मन की सेना को पीछे हटाती जाती है। इस तरीका से फूल सिंह पंजाबी अपनी सेना को पीछे हटते हुए देख करके मन में विचार करता है कि ये साधारण राजा नहीं है। वैसे तो मैंने ये 52 गढ़ हैं और 52 गढ़ में से 40-45 राजाओं को जीत करके बंदी बना लिया है और बंदी बना करके उन पे महलों में ले जा करके जेल में बंद करके उन पे चक्की पिसवाई है, चून पिसवाया है। उन पे न जाने मैंने कितने बुरे कर्म करवाए हैं और सबको मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार कर छोड़ करके और मैंने सब राजाओं से टैक्स लेता हूं, कर लेता हूं। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं, देवी का भक्त हूं, देवी मेरा साथ देती है और मेरे दिमाग में यही ख्याल आते हैं, मेरी हमेशा यही सोच रहती है कि जितने भी राजा हैं सबको बंदी बनाया जाए और सबसे टैक्स चालू कर दिया जाए। इस तरीका से मैंने 50 राजाओं से तो टैक्स चालू कर दिया है। 50 रजवाड़े मेरे यहाँ टैक्स देते हैं हर महीना का और ये राजा प्रथम को भी बंदी बनाया जाए, इसको भी हराया जाए और बंदी बना के इसको जेल में डाल दिया जाए, इसके अभिमान है। और 6 महीना के बाद मैं छोड़ूंगा, उसके बाद में ये मुझे हर महीने का टैक्स देगा। लेकिन ये तो टैक्स देने वाला नहीं है, ये मेरी सेना को हटा रहा है, मेरी सेना को मार काट कर रहा है, मार रहा है। ये तो मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है, अब मैं क्या करूं। तो अब फूल सिंह पंजाबी रन को छोड़ करके धीरे से निकल जाते हैं, सेना को कुछ नहीं कहते हैं और अपने शिविर में आ जाते हैं। अपने शिविर में आकर के अपनी बेटी सरवती से कहते हैं कि बेटी, जिससे हमारा विवाद हो रहा है, तू साधारण इंसान कहती है कि तुच्छ राजा कहती है, वो तुच्छ राजा नहीं है, साधारण इंसान नहीं है। उसकी 60,000 की सेना हमारी 1 लाख की सेना पे भारी पड़ रही है, हमारे सैनिक मर रहे हैं। बेटी जल्दी से कोई उपाय बताओ, कोई मार्ग ढूंढो, कोई तरकीब बताओ जिससे हमारी विजय हो। तो सरवती कहती है कि पिताजी, आप स्वयं काली के भक्त हैं और आपका साथ दुर्गा माँ, काली माँ देती है, चंडी ज्वाला देती है। अगर फिर भी आपका पेट नहीं खाता है तो मैं जादू विद्या से भरी हुई हूँ, निपुण हूँ, 14 विद्या निधान हूँ। मैं आपको एक अभिमंत्रित भस्मी देती हूँ, एक भस्मी का, एक वीरों का डिब्बा देती हूँ। ये भस्मी को जा करके और राजा प्रथम की सेना में अगर फैला दिया जाएगा तो जोर जोर ये भस्मी फैलती है, जहां जहां भी फैलेगी और वो भस्मी के अंदर राजा प्रथम की सेना आएगी, वो अचल हो जाएगी, उसके तलवार भाले नहीं चल सकेंगे और तुम्हारी सेना, हमारी सेना आसानी से उनको मार काट कर सकती है। तो दोस्तों, अब क्या होता है कि फूल सिंह पंजाबी जो धर्म का युद्ध चल रहा था उसमें बेईमानी चालू कर देता है। अपनी बेटी सरवती से जादुओं की जो भस्मी लेकर के, अभिमंत्रित जो भस्मी थी, उसको लेकर के वापस रण में पहुंच जाता है। वापस रण में जाकर के देखता है तो सेना भागती हुई अपने शिविर की ओर आ रही है। मन में विचार करता है तो ये तो सारा ही खेल बिगड़ने वाला है। फूल सिंह पंजाबी अपने रथ को लेकर के राजा प्रथम के सामने पहुंच जाते हैं और राजा प्रथम से कहते हैं कि हे गर्व नरवरगढ़ नरेश, ये सारी सेना को क्यों मरवा रहा है? इनका क्या दोष है? दोष है तो तुम्हारी घरवाड़ी का है, जिससे तू और मैं ही युद्ध करेंगे, युद्ध को बंद कर दिया जाए। लेकिन अब राजा प्रथम की सेना कहाँ सुनने वाली थी। वो फूल सिंह पंजाबी की सेना पे धावा बोलती हुई, उनको मारती हुई, काटती हुई आगे बढ़ रही है। इधर को फूल सिंह पंजाबी और प्रथम दोनों आपस में मैदान में उतर आते हैं और दोनों अपने शस्त्रों से युद्ध करते हैं, अपनी तलवार चलाते हैं, अपने तेगा भाला चलाते हैं। लेकिन राजा प्रथम हार नहीं मानता है और फूल सिंह पंजाबी को बार बार पृथ्वी पे गिरा देता है और गिरा करके जैसे ही शीश काटने के लिए तैयार होता है तो वो काली का भक्त था, चंडी ज्वाला राजा प्रथम के आगे तलवार कर देती है, जिससे राजा प्रथम उसका शीश नहीं काट सका। कई बार ऐसा दृश्य होता है तो राजा प्रथम मन में विचार करता है कि मैं इसको रथ से नीचे पटक देता हूँ, रणभूमि में इसको धक्का देके
इसके बाण मारता हूं, ये नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही तलवार उठाता हूं और शीश काटने के लिए तैयार होता हूं तो न जाने ये तलवार बीच में कहां से आ जाती है। तो अब राजा प्रथम भी सोच विचार करने लग जाता है। उसी टाइम पे फूल सिंह पंजाबी अब बेईमानी चालू करता है, वो भस्मी को वहां से फूंकता है, उड़ाता है और राजा प्रथम के चारों मेर वो भस्मी फैल जाती है। भस्मी जैसे ही फैलती है तब राजा प्रथम अचल हो जाता है, क्योंकि जादुओं से भरी हुई भस्मी थी, वो मंत्रों से अभिमंत्रित थी। तो राजा प्रथम जैसे ही अचल होता है तो अब वो फूल सिंह पंजाबी अपनी सेना को आदेश देता है और इधर को सारी सेना के बीच में फैला देता है। सारे सेना के जो सैनिक थे नरवरगढ़ के वो अचल हो जाते हैं। फूल सिंह पंजाबी के सैनिक अब राजा प्रथम की सेना को मारने लग जाते हैं, काटने लग जाते हैं। दोस्तों, किसी का हाथ काटते हैं, किसी का पैर काटते हैं, किसी का धड़ शीश अलग कर देते हैं और मार मार करके काट काट करके और गढ़गंगा में बहा रहे हैं। ये दृश्य देखा नहीं जा रहा है। इधर को क्या होता है दोस्तों, सैनिकों को आदेश देता है फूल सिंह पंजाबी कि रानी मंजा को और नरवरगढ़ के राजा जो प्रथम है इसको बंदी बना लिया जाए। तो अब पंजाबी की बात को सुन करके और उसके सेनापति प्रधान जो मुख्य थे वो जंजीर लाते हैं, राजा प्रथम को रानी मंजा को जंजीरों में जकड़ देते हैं, पैरों में बेड़ी पटक देते हैं। अब दोस्तों देखो, समय का खेल है, समय बड़ी बलवान होती है। अरे समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। अर्जुन एक दिन ऐसा योद्धा था जिसकी धनुष की टंकार से सारे महाभारत में शोर हो जाता था। अपने धनुष के बल से, अपने बाहुबल से सारे महाभारत को जीत लिया। लेकिन एक दिन, जिस दिन भगवान कृष्ण ये सृष्टि लोक को छोड़ करके जा रहे थे और यमुना में जाकर के डुबकी लगा रहे थे, उस टाइम पे भील अर्जुन पे हमला कर देते हैं और अर्जुन धनुष को नहीं उठा सका, भील गोपिकान को लूट के चले गए। तो दोस्तों, ये संसार में अगर कोई बड़ा है तो समय बड़ा है, समय बलवान है, न जाने समय कम पड़ सकता है। अब नरवरगढ़ के राजा प्रथम जिसके सामने अच्छे अच्छे वीर, अच्छे अच्छे योद्धा नहीं टिक सकते, उनके पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है, वो जंजीरों से बंधे हुए और बांध करके और ढोल नगाड़ा बजाते हुए फूल सिंह पंजाबी की सेना है जो अपने शिविर की ओर राजा और रानी को ले जा रही है। शिविर में पहुंच जाते हैं। शिविर में जैसे ही पहुंच जाते हैं तो अब फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवती बड़ी प्रसन्न हो जाती है और रानी मंजा के सामने जाकर के कहती है कि देख, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी बात को मान ले, तू ये अकेली गंगा में क्यों भ्रमण कर रही है? तू सुंदर है, जवान है और तू मेरे पिता के साथ में चल, उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगी। रानी मंजा कहती है कि हे लड़की, बकवास करना बंद कर दे। क्या मैं जंजीरों में पड़ी हुई भी हार नहीं मान सकती? क्या तुमने मुझे बंदी बना लिया? लेकिन मैं आज भी वही बात कहती हूं कि एक दिन मेरा बेटा आएगा और आकर के तेरे से शादी करेगा। इधर को राजा प्रथम और रानी मंजा को बंदी बना करके फूल सिंह पंजाबी अपनी सेना को आदेश देते हैं कि अब चलो कंपिलगढ़ की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, इस तरीका से अपनी सेना को कूच वहां से करवा देते हैं, रवाना कर देते हैं। और रवाना करने के बाद में 2-4 दिन के बाद में फूल सिंह पंजाबी अपने शहर कंपिलगढ़ में पहुंच जाता है। कंपिलगढ़ में जाकर के सेना आराम करती है और फूल सिंह पंजाबी सेना को आदेश देता है कि दरबार सजाया जाए। तो अब फूल सिंह पंजाबी का दरबार सज जाता है और सिंहासन पे फूल सिंह पंजाबी बैठ जाता है। फिर अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि रानी मंजा को और राजा जो प्रथम है नरवरगढ़ का, उसको मेरे सामने दरबार में हाजिर किया जाए, पेश किया जाए। तो अब राजा प्रथम जो बेड़ियों में पड़ा हुआ है, रानी मंजा उसके शरीर में जंजीर पड़ी हुई है, जंजीरों से बंधी हुई है। दोनों को जल्लाद पकड़ के लाते हैं, मंत्री पकड़ के लाते हैं और पकड़ के और फूल सिंह पंजाबी के दरबार में पेश कर देते हैं। जैसे ही पेश करते हैं तो फूल सिंह पंजाबी है जो अब राजा प्रथम से कहता है कि प्रथम देख, तू बड़ा बलवान बनता था, तेरे 60,000 की सेना थी तेरे पास में, तेरे अभिमान था।
मेरी बेटी ने क्या गलत कहा? मेरी बेटी ने यही तो कहा था कि हे रानी मंजा, तू बड़ी सुंदर है और मेरा पता जवान है, मेरे पिता के साथ में शादी कर ले। अकेली रानी घूमती है, वो अच्छी नहीं लगती है। देख, तेरी रानी ने नहीं माना, लेकिन मैं जबरदस्ती तुम्हें बंदी बना के, तुम्हारी सारी सेना को खत्म करके और तुम्हें मैं यहाँ ले आया हूँ। अब जो मैं कहूँगा वो हुक्म तुझे मानना पड़ेगा। राजा प्रथम फिर भी वो सभा में डरता नहीं है और निडर की भांति, शेर की भांति फूल सिंह पंजाबी से कहता है कि हे फूल सिंह पंजाबी, इतने गर्व के बोल मत बोल। अरे जिसके अभिमान आता है उसका नाश 100% होता है। ये संसार में कोई भी जीवित नहीं रहता है, अजर अमर नहीं रहता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। मैं अब भी हार मानने वाला नहीं हूँ। इतनी बात को सुन करके और फूल सिंह पंजाबी को गुस्सा आता है, अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि मंत्रियों जाओ, ये मेरा हुक्म है कि ये राजा प्रथम है, इसको जेल में डाल दिया जाए और इसके सामने एक चाकी ला के रख दी जाए और चाकी ला के रख दी जाए। प्रतिदिन का इसको 5 किलो अनाज तोल के दे दिया जाए। ये 5 किलो अनाज प्रतिदिन पीसेगा। अगर नहीं पीसता है, चक्की को छोड़ता है, जब भी इसके पास में 4 बॉडीगार्ड रहें और वो लठ उठा करके इसकी पीठ में मारें, इसके कोड़ला बरसाएं और इसको नहाने के लिए 5 दिन में 1 दिन टाइम मिलेगा। 5 दिन में 1 दिन थोड़ा सा पानी दे दिया जाए नहाने के लिए और फटे पुराने वस्त्र पहरा दिए जाएं। इसके राज सिंहासन के जो राजसी भेष के कपड़े हैं, श्रृंगार है, सबको उतार लिया जाए और इस पर चक्की पिसाई जाए और जब भी ये नहीं पीसता है तो इसे पीटा जाए और इसको खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी मिलेंगी। सारे दिन में सिर्फ 2 रोटी मिलेंगी। वो उसके साथ में कोई सब्जी भी नहीं होगी, उसके साथ में ठंडा पानी भी नहीं होगा और इस पे काफी अत्याचार किए जाए। अब फूल सिंह पंजाबी इस तरीका का आदेश देता है दोस्तों, तो राजा प्रथम मन में विचार करता है कि विधि का विधान न जाने क्या है, लेकिन मैं अब भी हार नहीं मानूंगा और ये राजा के आदेश अनुसार चक्की चलाऊंगा। जिस दिन मेरा शुभ दिन आएगा, मेरा लड़का यहाँ पे आएगा तो मुझसे अवश्य छुड़ा के ले जाएगा। इस तरीका से राजा प्रथम मन में सोच रहा है। इधर को फूल सिंह पंजाबी को बात की मान करके और मंत्री जाते हैं और जेल में जाकर के राजा प्रथम को बंद कर देते हैं। एक कमरे में बंद कर देते हैं और वहां कई राजा भी और अलग अलग कमरे में फूल सिंह पंजाबी के यहाँ कंपिलगढ़ में बंदी बने हुए थे। अब फूल सिंह पंजाबी के आदेश अनुसार राजा प्रथम के पास में 10-20 बोरी अनाज की पटक देते हैं और कहते हैं कि इसमें से प्रतिदिन तुझे 5 किलो अन्न पीसना है, 5 किलो अनाज का आटा पीसना है। और वहां 4 मंत्री खड़े हो जाते हैं, 4 सैनिक खड़े हो जाते हैं और 4 सैनिक क्या अत्याचार करते हैं कि राजा चक्की फेरता है, राजा चाकी फेरता है। अरे पीसते पीसते उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। जैसे ही चाकी की हथेली को छोड़ता है और अपने हाथों को देखता है तो तुरंत वो बॉडीगार्ड बने हुए थे मंत्री उनके, वो तुरंत बांस उठाते हैं और राजा की पीठ पे मारते हैं, कोड़ा बरसाते हैं। राजा फिर वो कोड़ा को खाते हुए और तुरंत वो चाकी की हथेली को पकड़ के फिर पीसना चालू कर देता है। दोस्तों देखो समय कितनी बड़ी बलवान है। अरे समय करा दे नौकरी, समय गुआ दे गीत और समय रुआ दे रोजना। दोस्तों समय गुआ दे गीत। देखो समय बड़ी बलवान होती है। नरवरगढ़ के राजा प्रथम अब कंपिलगढ़ के राजा फूल सिंह पंजाबी की जेल में कैद हैं और चंद के हाथ चक्की पीस रहे हैं। चक्की पीसते पीसते हाथों में छाला पड़ गए हैं और इधर को रानी मंजा को फूल सिंह पंजाबी आदेश देता है कि इसको 4 मंत्री ले जाओ और इसके पूरे कपड़े बदलवाओ और इसको फटे पुराने कपड़े दो और हमारा जो महल है, महल के ऊपर इसे बैठा दिया जाए। चाहे कितनी भी धूप पड़े वो नीचे नहीं आएगी, चाहे कितनी भी बरसात हो फिर भी नीचे नहीं आएगी, और चाहे कितना भी सर्दी पड़े, कितनी भी सर्दी पड़े फिर भी नीचे नहीं आएगी। और इसको लंबा सा एक बांस हाथ में थमा दिया जाए और इसको मेरा ये आदेश है कि महल के ऊपर जा करके इसको काग उड़ाने का आदेश, पक्षी उड़ाने का आदेश दे दिया जाए कि महल पे कोई भी किसी प्रकार का पक्षी नहीं बैठेगा, इसको उड़ा दिया जाए। तो अब मंत्री रानी मंजा को जंजीरों से जकड़ करके और फूल सिंह पंजाबी के महल पे ले जाते हैं।
जंजीरों को खोलते हैं दोस्तों और उसको दूसरा कपड़ा फेरने का आदेश देते हैं। रानी मंजा अपने कपड़ा बदल लेती है, लंबा सा एक बांस लेकर के महल पे बैठ जाती है और चारों तरफ घूमने लग जाती है। जो भी कोई पक्षी आता दूर से आवाज लगाती है, हल्ला करती है और बांस के द्वारा वो पक्षियों को उड़ाती है। उसी टाइम के बाद में कुछ देर के बाद में अब फूल सिंह पंजाबी भी महल पे जाता है और महल पे जाकर के कहता है कि ये सुंदरी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मेरी बेटी ने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे पिता की घरवाली बन जाओ। आज तू मेरी कैद में है, मैं चाहूंगा वो होगा। अब मैं तुम्हारे साथ में जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, मैं तुझे घरवाली भी बना सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं तेरे को सुना रहा हूँ कि अब तू मान ले और मेरी घरवाली बन जा। अगर मेरी तू घरवाली बन जाएगी तो मैं तुम्हारे पतिदेव जो नरवरगढ़ के राजा है उसको मेरी कैद से मुक्त कर सकता हूँ। इतनी बात को सुनकर के रानी मंजा कहती है कि हे राजा, तू गर्व के बोल बोलना बंद कर दे। मैं ऐसे मानने वाली नहीं हूं। मेरा पति चाहे जेल में पड़ा हुआ है, चक्की पीस रहा है और मैं तुम्हारे यहाँ कागोडानी बन गई हूं, लेकिन ऐसे हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया है। वो मेरा एक बेटा नहीं है, वो शेर है, शेर है। उसने सिंगनी का दूध पिया है। जिस दिन उसको पता चल जाएगा तो वो अपनी सेना सजा के आएगा और तेरे कंपलगढ़ को चकनाचूर कर देगा, मिट्टी में मिला देगा। तेरा यह सारा अभिमान है जिसका नाश हो जाएगा। इतनी बात को सुन करके फूल सिंह पंजाबी को फिर गुस्सा आता है कि आज तक तो मैंने कोई ऐसा वीर देखा नहीं जिन्होंने मुझे परास्त कर दिया। मैंने सारे राजाओं को एक एक करके सबको बंदी बना दिया है और सारे 52 गढ़ वाले हैं जो टैक्स देते हैं मुझे। एक नरवरगढ़ी ऐसा है जिन्होंने मुझे आज तक टैक्स नहीं दिया। अब मेरा मौका मिल गया है, मैं आपको 12 महीने के बाद में, मेरी मन इच्छा के बाद में कभी भी छोड़ूंगा और जब टैक्स चालू करूंगा। लेकिन अब तुझे तो छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुझे तो मेरी बेटी की शर्त है कि मेरी घरवाली बनना पड़ेगा, उनकी मां बनना पड़ेगा। तो रानी मंजा कहती है कि मैं माते तेरी घरवाली नहीं बन सकती। अगर तेरी घरवाली तू बनाना चाहता है तो मुझे 6 महीना का वक्त दे दे कि 6 महीने तक तो तू मेरा धर्म का पिता है और मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूं, और 6 महीने के बाद में 6 महीने तक अगर मेरा पत्र नहीं आया, हमारी जेल नहीं छुड़वाई, तो 6 महीने के बाद में मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी और तू कहेगा उस अनुसार रहूंगी। इतनी बात को सुन करके और फूल सिंह पंजाबी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मन में विचार आते हैं कि कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, मैं काली का भक्त हूं और मेरी बेटी है जो जादू विद्या में निपुण है, कोई भी कैद छुड़ा के नहीं ले जा सकता और 6 महीने के बाद में ये मेरी धर्म पत्नी बन जाएगी। इस तरीका का आदेश देकर के महल के नीचे आ जाता है। और दोस्तों, प्रसंग इस तरीका से बढ़ता जाता है कि नित्य प्रतिदिन राजा है जो जेल में पड़ा पड़ा चक्की पीसता है, 5 किलो अन्न का आटा पीसता है। खाने के लिए भोजन टाइम पे नहीं मिलता है और भोजन मिलता है जो बिल्कुल रूखा सूखा मिलता है, सिर्फ 2 रोटी मिलती हैं। इधर को रानी मंजा को भी 2 रोटी मिलती हैं। तो दोस्तों, इस तरीका से प्रसंग तो ये कंपलगढ़ में चल रहा है। और इधर को नरवरगढ़ के राजा नरवरगढ़ के राजा तो नल थे, वो मन में विचार करते हैं कि कई दिन बीत गए और हमारे पिताजी अभी तक नहीं आए। और इधर को जो गजमोतिन थी उसको रात्रि में एक सपना आता है और सपने में किस तरीका का वृतांत जो कंपलगढ़ में उसके सास ससुर के साथ में हुआ वो सपने में उसको सुनने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो चुका है। हम अगले भाग नल पुराण इतिहास का 15वें भाग में यहाँ से आगे का प्रसंग सुनाएंगे। जब तक के लिए राम राम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।